हेलो एवरीवन, मैं अनामिका गुप्ता फ्रॉम सिविल्स ब्रिज। हमने जो बीपीएससी मेंस सिलेबस मंथन सीरीज शुरू किया है, यह उसका चौथा भाग है। आज हम इस वीडियो में जीएस 2 के खंड 2 के इकोनॉमी सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आयोग द्वारा जो अर्थव्यवस्था के लिए सिलेबस में जो लिखा गया है वह यह है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की योजना और आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः आयोग द्वारा इसे विस्तृत नहीं किया गया है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसके आधार पे हम जो आयोग द्वारा पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं जिन प्रश्नों को, उसके आधार पे और जिन टॉपिक्स से भविष्य में आगामी एग्ज़ाम्स में जिन टॉपिक्स के से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, उन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहला हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो हमेशा ही आते रहे हैं। ये कृषि जो है वो भूगोल में भी आता है ये, और इकोनॉमी सेक्शन में भी आ जाएगा। लेकिन ये अगर हम जो इकोनॉमी के ये टर्म्स पे देखें तो खाद्य सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ, एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका लक्ष्य 2 शून्य भूख, जो हमारे 17 प्रमुख गोल्स हैं और जिसे 2030 तक हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उसमें से ये शून्य भूख जो है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। फिर इसका है इसी का टॉपिक आएगा हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, भंडारण अवसंरचना उपाय। अतः ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको कवर करना होगा। इससे जो क्वेश्चंस ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं बीपीएससी द्वारा। 64th बीपीएससी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है। 2013 में ये खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान करता है और ये 50% ग्रामीण आबादी को और 75%, लगभग 75% ग्रामीण आबादी को और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। और प्रत्येक हर महीना ये कुछ राशन जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, और कुछ कुछ राज्यों में दालों को भी दिया जाता है। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। फिर भंडारण अवसंरचना उपाय, जो एफसीआई हमारी भंडारण करती है एपीएमसी के थ्रू, ठीक है, तो आप उसे देखिएगा। साथ ही सारे जितने भी इसी से संबंधित जो पीडीएस प्रणाली है हमारी, उससे आप देखिए उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान हो सकता है। सरकार क्या क्या कर रही है जो भी पीडीएस की समस्या है उससे निपटने के लिए। हम जानते हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड है। हम जानते हैं जो तकनीकों का उपयोग हो रहा है, जैसे बायोमेट्रिक हो गया, आधार हो गया, वो सब आपको क्या क्या किए जा रहे हैं ये सब आपको देखना है। फिर इसी में ये एसडीजी लक्ष्य को आप जरूर देखें। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी में। एसडीजी 16 पे आया हुआ है। तो आप जितने भी एसडीजी लक्ष्य हैं और उसकी अभी क्या स्टेटस है, उसमें कितनी प्रगति हुई है और प्रगति नहीं हुई है, क्या हम 2030 तक इसे पा लेंगे, हम कितना नज़दीक है इस लक्ष्य को पाने के लिए, इन सारे लक्ष्यों को पाने के लिए, वो आप देखें। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है वो नीति आयोग जारी करता है। आप उसमें आप रैंकिंग देखिए, बिहार की उसमें क्या स्थिति है। हम जानते हैं कि नीचे से
बहुत नीचे है हमारा बिहार। तो क्यों है आप उससे देखिए। और SDG लक्ष्य को पाने के लिए बिहार सरकार क्या क्या कर रही है, सारे लक्ष्य को, जैसे कि गरीबी है, SDG लक्ष्य 1, 2 है भूख। तो ये जितने भी लक्ष्य हैं उन सबको पाने के लिए सरकार, बिहार सरकार क्या कर रही है, विशेष संदर्भ में आप देखिए। ठीक है, तो ये रहा पहला। हमारा दूसरा टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारत और बिहार में स्थिति। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आप देखिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है और भारत में अभी क्या स्थिति है, और साथ ही बिहार में ये कैसे सफल हो सकता है, कहाँ कहाँ अभी बिहार योजना बना रही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लगाने के लिए। मुजफ्फरपुर में, खगड़िया में, इन सब इलाकों में लगाया जा रहा है। और ये कैसे सफल हो सकता है, ये क्यों उपयोगी है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के, खाद्य प्रसंस्करण के कुछ सफलता, आप सक्सेस स्टोरी देखिए। इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, या MSME हो, तो MSME हो गया, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, तो इन सब के आप कुछ अगर आंसर्स में आप एक सक्सेस स्टोरी ज़रूर लिखें। जैसे खाद्य प्रसंस्करण का सक्सेस स्टोरी हमारा पतंजलि है, अमूल है, बिहार में सुधा डेयरी है, वो सब आप लिखें। वैसे ही MSMEs में हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो आप लिखें। ठीक है, इसमें वर्तमान परिदृश्य मैंने बताया, सरकारी पहले क्या क्या हो रही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, वो आप लिखें। ई-कॉमर्स की भूमिका क्या है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, इसे आप देखें। मिथिला, जो बिहार का और एक एग्जांपल है मिथिला मखाना, ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। फिर तीसरा हमारा है MSME। हमारे अर्थव्यवस्था में लगभग 30% योगदान करता है GDP में। ठीक है, और इससे संबंधित 20% जो ये है MSMEs के नेतृत्व करता है, उसमें माना जाता है भागीदारी, सॉरी नेतृत्व नहीं, मतलब भागीदारी वो महिलाओं का है। तो आप ये देखें MSME के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए 65th BPSC में आया हुआ है सीधे परिभाषा, और सरकार क्या क्या कर रही है, ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ था। लॉन्ग, पहले तो लॉन्ग ही आता था, 38 मार्क्स का आया था क्वेश्चन। तो अभी भी देखिए इसमें अभी हाल ही फिलहाल अभी इसी 25th बजट में भी इसके परिभाषा को चेंज किया गया था, तो आप उसे देखें। MSME क्यों इम्पोर्टेंट है, और MSME का निर्यात में लगभग 40% योगदान है, तो वो आप देखें। MSMEs के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, उनके जैसे कि उद्यम पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, MSME समाधान है, और MSMEs को लोन देने के लिए क्या क्या कर रही है सरकार। ठीक है, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसी संबंधित मेक इन इंडिया है, जो MSME को की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखें, नए भारत का विकास इंजन, अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका जो भी है, सरकारी पहले और क्षेत्रीय चुनौतियाँ क्या क्या है, क्या क्या फेस करता है MSME, वो आप देखें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग जो है वो बिहार सरकार भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रही है। बिहार पर्यटन नीति है 2024, उससे आप देखें। इस पर्यटन लगभग हमारे GDP में लगभग 6 to 7% योगदान करता है, और रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन है। हमारे देश में पर्यटन के कई क्षेत्र हैं, जैसे कि आप अगर पर्यटन का ओपन एंडेड क्वेश्चन आए तो आप सबको आप एड्रेस कीजिए। जैसे कि हमारा इकोलॉजिकल है, हमारा सांस्कृतिक है, हमारा धार्मिक पर्यटन है, तो और ग्रामीण पर्यटन है। तो ये सारा आप लिखेंगे। और सरकार क्या क्या इनिशिएटिव है सरकार के, जैसे सर्किट है, विशेष ग्रामीण सर्किट है, गांधी सर्किट है, बिहार में ही रामायण सर्किट है, ये सब आप लिखेंगे। प्रसाद योजना है, फिर हृदय योजना है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इससे संबंधित है। स्किलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आप पर्यटन वाले
क्षेत्र में जब भी आप ये टॉपिक रिवाइज ये प्रिपेयर करें तो आप इन सबको ध्यान में रखिएगा। और इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप इसमें पर्यटन वाले क्षेत्र में ये नई नई जो ट्रेंड्स जो उभर कर आ रहे हैं उससे भी आप देखिए। जैसे कि एक सस्टेनेबल पर्यटन है एक टॉपिक, वो आजकल काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अधिक पर्यटन से कुछ हिमालयी राज्यों में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो उसे कम करने के लिए या उसका समाधान क्या है उस वैसे आप देखिए। और बिहार में कहा जा रहा है कि ग्रामीण पर्यटन बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है, तो वो आप देखें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नई अर्थव्यवस्थाएं। उसमें आता है गिग अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के अनुसार लगभग अभी 7 मिलियन के आसपास है और भविष्य में 2030 तक 23 मिलियन होने की संभावना। तो गिग अर्थव्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। और इसकी ये इतना बढ़ क्यों रहा है, इसका कारण आप प्रिपेयर करिए। इससे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं या आ सकती हैं वो आप देखें, ठीक है। अब हम फिर इसी का ही सब टॉपिक है केयर अर्थव्यवस्था, केयर इकोनॉमी, जो कि वृद्ध बच्चों से संबंधित है। ये अधिकांश जो है केयर इकोनॉमी जो है वो असंगठित है। तो इसके ये कैसे हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान करता है और अनऑर्गेनाइज्ड है, और इसे सरकार को क्यों बढ़ावा देना चाहिए केयर इकोनॉमी को, और इससे क्या लाभ होगा आप ये देखिए। ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें जब सरकार इन्वेस्ट करेगी तो महिलाओं को भी जो घरेलू कार्य है उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी और वो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान कर पाएंगी, है ना, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें लैंगिक परिवर्तन दृष्टिकोण, ठीक है। नई अर्थव्यवस्था में ही आएगा ये। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से संबंधित है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर इसी में है नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। इससे 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, जो लॉन्ग आंसर्स था उसमें आया हुआ था। तो नीली अर्थव्यवस्था क्या है, आप इससे वर्ल्ड बैंक का जो परिभाषा है, इससे डेफिनेशन है वो आप देखें। देखिए ये जो नीली अर्थव्यवस्था हो गया, ये गिग अर्थव्यवस्था हो गया, ये केयर इकोनॉमी हो गया, या खाद्य सुरक्षा ही हो गया, इसकी जब आप इसका आंसर्स करें तो इसका जो परिभाषा है इंट्रोडक्शन में आप हमेशा कोई संस्था ने की परिभाषा है उससे लिखने का प्रयास करें, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको लिखने का प्रयास करें। जैसे कि नीली अर्थव्यवस्था के बारे में वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, खाद्य सुरक्षा पे जो FAO है वो क्या कहता है, या गिग अर्थव्यवस्था को नीति आयोग कैसे डिफाइन करता है वो आप ज़रूर देखें। फिर सर्कुलर इकोनॉमी है, जो 3R जो हम कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल वाली जो इकोनॉमी है, इसकी ये आने की संभावना है। ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये सर्कुलर इकोनॉमी, तो आप इसे देखें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नियोजन, विकास और नीति, आर्थिक नियोजन और नीति आयोग। इससे क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1991 के बाद 1991 में जो LPG सुधार हुआ था हमारे भारत में, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो वो आप देखें। पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेके जो अभी 2014 तक जो जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी सफलता और उनकी कमियां, उन सब को आप देखिए। विकेंद्रीकृत नियोजन, ठीक है, जो फिर आपका आता है योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग। इसका तुलना, डिफरेंस क्या क्या है। जैसे योजना आयोग को क्या कहा जाता है, वो एक केंद्रीकृत
प्रणाली थी, और जो नीति आयोग है वो विकेंद्रित प्रणाली है जो बॉटम अप अप्रोच को ये बढ़ावा देता है। ये एक सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इसमें राज्यों की भी भूमिका होती है, और जो योजना आयोग था उसमें केंद्र की भूमिका थी। ये एक परामर्श आधारित ये एक थिंक टैंक है, और ये जो योजना आयोग है ये संसाधनों का आवंटन कैसे होगा ये भी डिसाइड करता था। तो इसमें ये डिफरेंस है। नीति आयोग के जो भी सूचकांक है ना, इसके बहुत सारे सूचकांक है, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स हो गया। फिर आप देखेंगे कि इसके कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, ब्लॉक एस्पिरेशनल प्रोग्राम हो गया, ये सब आप देखें। और इसके कुछ रिपोर्ट, नीति आयोग के कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स भी होते हैं, वो सब आप देखें। ये अगर नीति आयोग के सूचकांकों से संबंधित अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ना भी आए, तो आप जब इसे प्रिपेयर करेंगे आप देखेंगे तो इसे आप इनडायरेक्टली कोई किसी और क्वेश्चंस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो हर इकोनॉमी के क्वेश्चन में आप उसको कोट कर सकते हैं, कहीं भी अगर लगे तो, सूटेबल हो तो वो आप देखें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वृद्धि एवं विकास। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि बनाम विकास। तो जरूरी नहीं है कि आर्थिक वृद्धि हो तो मतलब विकास भी हो, सस्टेनेबल भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, तभी ये दीर्घकालिक होगा, है ना। तो इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि जीडीपी क्या किसी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का पैमाना हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता, उसे आप देखें कि। फिर हमारा अगला टॉपिक है सतत और समावेशी विकास। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है, और समावेशी विकास हमारे सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक है। तो इससे आप देखिए सतत विकास क्या है, जलवायु परिवर्तन सतत विकास से ही संबंधित है। समावेशी विकास के कारक कौन कौन से हैं? नीति आयोग, भारत और बिहार, सतत बनाम समावेशी संबंध, और SDG लक्ष्य, ठीक है। तो इन सब का आप नोट्स प्रिपेयर करें छोटा छोटा, ये ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग आंसर्स में आए, तो ये शॉर्ट्स आंसर के लिए इम्पोर्टेंट है, और इन सब की समझ आवश्यक है। अगर आप कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो आप इन्हें कंक्लूजन में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ये SDG इंडेक्स तो आप पूरा का पूरा रट लीजिए, जितने भी 17 SDG इंडेक्स है आप इन्हें कंक्लूजन में आप यूज़ कर सकते हैं। सतत विकास और समावेशी विकास, अगर अपने आंसर्स में इन शब्दों का उपयोग जरूर करें, सतत विकास और समावेशी विकास। फिर हमारा आता है अगला टॉपिक LPG नीति और प्रभाव। उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, और अभी स्टेटस क्या है। वैश्वीकरण को अभी क्या स्थिति है, निजीकरण कितना अच्छा है, और इसका लाभ क्या हुआ है अभी तक, और क्या क्या समस्याएं आई हैं, इसका सुधार, इसके जो भी कमियां रही हैं उसको सुधार करने के लिए सरकार क्या कर रही है, वो आप देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसका ट्रिकल डाउन जो सिद्धांत है, ये 69th BPSC में डायरेक्टली आया था, ठीक है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत आप जानते हैं कि ये ऊपर से नीचे विकास की बात करता है, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये जो नीति निर्माण का जो तरीका है वो कितना सफल है, कितना सही है, वो आप देखें, कितना सफल रहा है भारत में, वो देखें आप। और क्या क्या इस ट्रिकल डाउन सिद्धांत की क्या क्या कमियां हैं वो आप देखें। इससे ग्रोथ तो जल्दी होता है, लेकिन हो सकता है कि समावेशी विकास ना हो, और बहुत ही जो निचला तबका है उससे बहुत बाद में लाभ हो। ये एक समस्या है ट्रिकल डाउन सिद्धांत का। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विदेश व्यापार नीति। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023
जिसका लक्ष्य है 2030 तक लगभग 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का निर्यात करना। अभी जो हमारा विश्व व्यापार में जो योगदान है वो बहुत कम है, 2% से भी कम है। तो उससे बढ़ाने के लिए हम लोग ये भारत की विदेश व्यापार नीति लेके आए हैं। आप देखिए कि सरकार कौन कौन से क्या क्या उपाय कर रही है इसे बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, और विश्व व्यापार में हमारी पहुंच बढ़ाने के लिए। इससे ही संबंधित है जो भी देशों के साथ में हम लोग जो FTA कर रहे हैं, और जो भी द्विपक्षीय सहयोग होता है वो हम लोग कर रहे हैं। तो वो आप देखिए कि कैसे हमारा निर्यात बढ़ रहा है। जैसे हाल ही फिलहाल में रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात बढ़ा हुआ है, तो वो देखिए आप। फिर इसमें जो अभी जो ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, USA के साथ हमारा वो ट्रेड डिस्प्यूट्स, आप देखिए उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है हमारे अर्थव्यवस्था पे, हमारे रुपया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब आप देखें। और साथ ही साथ सरकार कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार की जो मदद करते हैं हमारे व्यापार नीति को कैसे कैसे। इसमें ही अगला टॉपिक है हमारा WTO और भारत। क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, WTO से सीधे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उन्हें देखें। और WTO में WTO 1995 का है, हमें पता है। और WTO के साथ में हमारे कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं वो आप देखिए। WTO कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है, जैसे कि पेटेंट हो गया, कृषि से संबंधित, निर्यात से संबंधित। और सबसे बड़ी बात ये एक क्वेश्चन आने की संभावना है कि WTO जो अभी जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं और सैंक्शंस चल रहे हैं USA द्वारा कई देशों पे, तो क्या WTO की जो WTO का जो मुख्य लक्ष्य था, गोल था कि विश्व व्यापार को मुक्त करना, विश्व व्यापार को खोलना है ना, और सभी का विकास सुनिश्चित करना। तो क्या ये कितना सफल हो पाया है और अभी क्या स्थिति है, अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें क्या कितनी प्रासंगिकता रह गई है WTO के, आप ये देखें। फिर हमारा अगला टॉपिक है रोजगार, गरीबी और असमानता पे। रोजगार, गरीबी और असमानता, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। रोजगार से आप देखिए कि रोजगार की अभी बेरोजगारी की कौन कौन सी समस्या है, क्या स्टेटस है हमारा, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी को कैसे मापा जाता है, कौन मापता है, और किन राज्यों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, बिहार की स्थिति क्या है बेरोजगारी में, वो आप देखें। बेरोजगारी कारण, प्रकार और सरकारी पहले क्या क्या है, ये आप देखिए। मनरेगा स्कीम्स को आप देख सकते हैं। फिर PLI स्कीम्स है, PM रोजगार जो नीति है, योजना है, वो आप देखें। और भी जो कई योजनाएं हैं वो सब आप देखें। MSME को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब आप देखें कैसे ये रोजगार में हेल्पफुल है। और भारत में बेरोजगारी क्यों है आप ये देखिए, और किस प्रकार के रोजगार जनरेट हो रहे हैं, क्या वो संगठित है, असंगठित है, कितना असंगठित है। हम जानते हैं कि 90% से अधिक असंगठित है हमारा रोजगार, तो आप वो देखें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी और असमानता। सापेक्ष गरीबी, किसी के सापेक्ष पूर्ण गरीबी, ठीक है। गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, गरीबी घटाने के उपाय क्या है, बहुआयामी गरीबी क्या होता है, और भारत और बिहार में गरीबी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं। गरीबी के मापन का देखिएगा कि हमारे यहाँ पे गरीबी को कैसे मापन किया जाता है। कुछ आयोग है, अलग है। पहले जो कैलोरी पे आधारित था, फिर आय पे आधारित, व्यय पे आधारित था, तो वो आप देखिए।
फिर जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनके क्या क्या पैमाने थे, फिर अब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो हो रहा है वो आय और व्यय पे ही केवल आधारित ना हो के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य पे भी आधारित है। तो ये एक अलग पैमाना है। और बहुआयामी गरीबी को कैसे मापा जाता है, तो NFHS के डाटा के द्वारा को आधार मानकर नीति आयोग इसे मापन करती है, ठीक है। तो इसमें बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में कितना गरीबी कम हुआ है और कौन कौन से कारण रहे हैं जिससे गरीबी में कमी आई हुई है और क्या क्या अभी भी करने की आवश्यकता है, आप वो देखें। गरीबी और असमानता एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स आप देखिए और अन्य रिपोर्ट्स भी देखिए कि इसमें क्या क्या इसमें कहा गया है और ऐसा असमानता क्यों बढ़ती जा रही है और उसके अगर असमानता बढ़ी तो क्या उसका कारण, उसका प्रभाव होगा और उसके समाधान क्या है, आप ऐसे इसे प्रिपेयर करें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास एवं कौशल। स्वास्थ्य परिदृश्य भारत और बिहार, शिक्षा परिदृश्य भारत और बिहार, भारत में कौशल विकास, बिहार में कौशल विकास, इन सब से संबंधित अभी क्या स्टेटस है भारत और बिहार में और सरकार क्या कर रही है और कहाँ कमियां हैं, कहाँ सुधार हो सकता है या हुआ है, आप इन सबको आप देखिए मानव विकास से संबंधित। फिर ग्रामीण हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसमें मनरेगा आ जाएगा, ग्रामीण उद्योग आ जाएंगे, जो छोटे उद्योग होते हैं ग्रामीण उद्योग वे आ जाएंगे, जीविका बिहार का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका जो है वो अभी तक तो कोई 67th BPSC में से जीविका से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है और ये अभी भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इससे संबंधित जो भी नए डेटाज हैं उसे आप प्रिपेयर ज़रूर करें जब भी आप ये जीविका को प्रिपेयर करें और ये कैसे बिहार की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान दे रहा है और महिला सशक्तिकरण में इसका कितना रोल है, ये वैसे आप इसे प्रिपेयर करें। फिर 7 निश्चय योजना, बिहार सरकार के जो 7 निश्चय योजना है 1.0 और 2.0, ये सातों आपको याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली भी ना आए, 66th BPSC में तो डायरेक्ट आया था, 66th BPSC में डायरेक्ट आया था और अगर अभी भी अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ना भी आए तो आप इसे कंक्लूजन में या आपके पॉइंट्स में इसे 7 निश्चय योजना को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये इसके कई सारे जो भाग थे वो बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं, जैसे कि महिलाओं से संबंधित, फिर ये जो हर घर पक्की नालियाँ, हर घर नल का जल, पक्की नालियाँ, ये सब बहुत ज़्यादा सफल रहा है, तो आप ये देखिए। फिर हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सामाजिक असमानता है, ग्रामीण है, सामाजिक असमानता कई लेवल पे है, जैसे कि ग्रामीण है, शहरी है, ठीक है। फिर जो जातियों के बीच में है वो असमानता है। अभी जातीय जनगणना में ये देखा गया है कि जातियों के बीच में भी असमानता, जाति के आधार पे बहुत ज़्यादा असमानता है। फिर आप देखेंगे असमानता में महिला और पुरुष के बीच में असमानता है। तो जनजाति, SC ST से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो सामाजिक असमानता में वो सब भी आ जाएंगे। तो आप वैसे आप देखें कि सभी लेवल पे आप देखें, वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पे, रीजन के आधार पे, वो सब देखिए। आप देखेंगे तो सामाजिक जो असमानता है, जो विकास का स्तर है, दर है, वो नॉर्दर्न बिहार में अधिक गरीबी है सदर्न बिहार की तुलना में, ईस्टर्न बिहार में ज़्यादा गरीबी है वेस्टर्न बिहार की तुलना में। तो ऐसा क्यों है, तो वैसे आप देखें और अगर क्वेश्चन आया तो इन्हें आप इंक्लूड करें, लिखें अपने आंसर्स में, मैप के थ्रू आप दिखाएं इसे। फिर हमारा इसका ही सब टॉपिक है जनसांख्यिकी लाभांश, 66 BPSC में ये आया हुआ है, 66 BPSC में सीधे जनसांख्यिकी लाभांश हमने ज्योग्राफी वाले ये में भी सेक्शन में भी इसे डिस्कस किया हुआ है। मानव विकास सूचकांक,
की स्थिति क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं वो आप देखें। फिर विकास की चुनौतियाँ, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों कहा जाता है, बीमारू राज्य क्यों कहा जाता है, बिहार के विकास में चुनौतियाँ कौन कौन सी है और उसका समाधान क्या है और सरकार क्या कर रही है वो आप देखें। विकास की चुनौतियाँ में आपदाएं हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसमें लगभग 80% डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग जुड़े तो हुए हैं कृषि में, लेकिन जीडीपी में योगदान बहुत कम है। तो है ना, ये सब कारण रहे हैं, ये सब कारण है और इसके समाधान क्या है और सरकार क्या कर रही है ये आप देखें। जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चंस पहले आते 68 बीपीएससी के पहले आते थे, अभी तो 68 9th और 10th में नहीं आए हुए हैं, लेकिन ये अभी भी रेलेवेंट है। हम जानते हैं कि बिहार का टीएफआर अभी भी सभी राज्यों से सबसे अधिक है, 3.0 है ना। तो आप इसे देखें कि बिहार अभी भी पीछे क्यों है परिवार नियोजन में। फिर हमारा आता है रोजगार नीति, बिहार सरकार की रोजगार नीति क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 67 बीपीएससी में, ठीक है। अब देखिए कि इससे संबंधित क्या अभी सरकार क्या क्या कर रही है। रोजगार गणना कैसे होता है ये देखिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमने पहले ही डिस्कस किया है। सब्सिडी से भी क्वेश्चन, क्या सब्सिडी अच्छा है बुरा है, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कितना अच्छा है। हम जानते हैं कि सब्सिडी कई प्रकार के होते हैं, खाद्य सब्सिडी भी है, हम जो ऊर्जा भी सब्सिडी देते हैं, किसानों को सब्सिडी देते हैं, तो ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। और इससे संबंधित हमारा WTO में विवाद भी चलता है खाद्य कृषि सब्सिडी से संबंधित। तो आप इसे देखें ये क्यों ज़रूरी है। इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं 62nd बीपीएससी में सब्सिडी से संबंधित। आप इसे देखें। कृषि बाजार विपणन से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं वो आप देखें। फिर हमारा आता है एपीएमसी और जो ये एपीएमसी से संबंधित जो भी है वो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ये चर्चा में था। वो आप हम बिहार में पैक्स चलता है, एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। तो ये पैक्स से संबंधित बिहार एपीएमसी और पैक्स के बीच क्यों हटाया गया था और इसके लाभ क्या हुए हैं, इसकी कितनी सफलता दर है वो आप देखें। क्षेत्रीय विकास और असमानता बिहार के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में आप देखिए। जैसे मैंने बताया कि नॉर्दर्न बिहार, सदर्न बिहार, ईस्टर्न बिहार, वेस्टर्न बिहार, तो वो आप वैसे देखिए और इसका समाधान क्या हो सकता है वैसे आप प्रिपेयर करें इसे। फिर होता है समावेशी विकास, जो सामाजिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक सेवा क्षेत्र, बहुउद्देशीय बांध, जल संसाधन, जल संरक्षण, ऊर्जा के स्रोत। ये क्वेश्चन आया है 70th बीपीएससी में, सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। लॉन्ग आंसर आया था ये 38 मार्क्स का। तो आप इसे देखें। ऊर्जा स्रोत हमेशा से ही रेलेवेंट रहा है, हमेशा ही आता है इससे क्वेश्चन, तो आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करें। सौर ऊर्जा, ये इथेनॉल इकोनॉमी चल रहा है, हाइड्रोजन एक इकोनॉमी चल रहा है, वो देखिए आप कि बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार में क्या संभावनाएं हैं और जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों आवश्यकता है, तो वो आप देखें। विनिवेश ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आने की संभावना है, इसे भी आप प्रिपेयर करें। ये क्यों आवश्यकता है, क्यों इससे विनिवेश करना चाहिए और इससे किसके लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है। बहुउद्देशीय विकास एक अच्छा टॉपिक है और बेरोजगारी हमने पहले ही डिस्कस किया। तो ये सारे थे हमारे इकोनॉमिक के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनकी या तो जो आ चुके हैं और जिनके आने की संभावनाएं हैं। अब इन सारे टॉपिक्स का जो सोर्स है वो
इन सोर्स से आप इन सब को, इन सारे टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि 11th एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एक ब्राउन कलर की एक बुक आती है, वो आप पढ़ेंगे तो आपका लैंग्वेज भी अच्छा होगा इकोनॉमी के आंसर्स लिखने के लिए। और इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एलपीजी सुधार से संबंधित बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है एक चैप्टर में, तो उससे संबंधित एलपीजी सुधार से संबंधित रिपीट होते हैं कई बार, तो आप उसे देख सकते हैं। या योजना आयोग है, या विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और बहुत ही पतली बुक है, बहुत मोटी भी नहीं है, और अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर हमारा ये दूसरा सोर्स है सिविल, हमारा सिविल्स ब्रिज का नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे अवेलेबल है, और कुछ टॉपिक्स जो हम इस यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड करेंगे। जल्दी हम उनके छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज आप ज़रूर यूज़ करें। फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें, जो जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं वो आप पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर की कटिंग्स हम डालते रहते हैं अपने टेलीग्राम्स ग्रुप पे, उस पर आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। फिर नेक्स्ट है बिहार स्पेशल के लिए, इकोनॉमी के लिए केबीसी नैनो बिहार समग्र, ये आप देख सकते हैं, एक बुक है। फिर बिहार बजट और यूनियन बजट को आप देखें, इससे जितने भी डेटाज हैं जो लेटेस्ट आते हैं, अभी तो अगर मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं एग्ज़ाम्स, तो आपको ये 25th 6th का ही आप बजट यूज़ कर सकते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे भी यूज़ कर सकते हैं बिहार वाला, और इंडिया वाला तो आपको लेटेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसे देख सकते हैं कि कौन कौन से लक्ष्य हैं, और कुछ डेटाज आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इंडेक्स, जो नीति आयोग के इंडेक्स है उसे आप देखें, और नीति आयोग के कुछ रिपोर्ट्स हैं उसे आप देखें। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। अगले भाग में हम साइंस एंड टेक से के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।